नमस्कार, जन मीडिया टीवी में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज हम बिलासपुर में हैं और हमारे साथ खास शिवा फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं रौनक ध्रुवे। आइए उनका स्वागत करते हैं और हम अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को कैसे समझ सकते हैं डे टू डे लाइफ में उनसे जानकारी लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका रौनक हमारे कार्यक्रम। धन्यवाद भैया इस चीज़ के लिए। पैसे कमाने की जो प्लानिंग्स होती हैं वो आसान होती है, लेकिन पैसे को बचत कैसे किया जा सकता है, डे टू डे प्लानिंग्स में हम अपने आप को कैसे आगे रख सकते हैं और कैसे आगे का फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं, इसके विषय में हमें कुछ जानकारी दें। जी, सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम पैसे को लेके क्या सोचते हैं। हमारी सोच सबसे ज़रूरी है। जहाँ तक देखा जाए तो हम और हमारे आसपास के जितने भी मिडिल क्लास और लो क्लास के लोग हैं, सबसे ज़्यादा पैसों को अपने समय के साथ महत्व देते हैं कि हम मेहनत करेंगे तभी जाके हम पैसा कमाएंगे। उसके अलावा अगर हमारे पास पैसा कहीं से आता है तो वो थोड़ा उनको अपने हिसाब से सही नहीं लगता है। तो उनको लगता है कि मेहनत के बिना पैसा जायज़ नहीं है जी। तो ऐसा सोचना सबसे पहला तो सबसे गलत चीज़ है जी, क्योंकि जो पैसा मेहनत के बिना भी आता है उसमें भी मेहनत लगता है। बस दोनों में फ़र्क ये रहता है कि वो मेहनत जो रहता है वो पूरा का पूरा अपने दिमाग से रहता है। उतनी ही ताकत उसमें भी लगती है, उतना ही हमारा ऊर्जा उसमें भी खपत होता है। दोनों चीज़ों में बस ये रहता है कि उसमें अपने आप से बातें करने पड़ती है, अपने आप से विचार करने पड़ते हैं। कुछ डिसीजन ऐसे लेने पड़ते हैं जो रिस्क में रहते हैं, कुछ डिसीजन ऐसे रहते हैं जो लोगों को समझ में नहीं आते हैं। ये सब चीज़ें हमको हमारे आसपास के माहौल में, हमारे आसपास के दिनचर्या में नहीं दिखते हैं। इन चीज़ों के लिए हमको सबसे पहले सहारा लेना चाहिए हमारे पुस्तकों का। पुस्तकें जो हैं बहुत सारी प्रकार की पुस्तकें हैं। हमारे साथ क्या होता है, हम जो एजुकेशन लेते हैं, जो शिक्षा लेते हैं, हम सिर्फ सोचते हैं कि उन्हीं पुस्तकों को पढ़ना है और उन्हीं पुस्तकों को ही पढ़ के हम अपने ज़िंदगी के एक सफ़र को शुरू कर सकते हैं और उसी में ही हम किसी मुकाम तक पहुंच सकते हैं। हम उसके अलावा सोचते ही नहीं हैं कि कहीं और भी किसी के जानकारी के द्वारा हम पहुंच सकते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि उसके अलावा भी हमारे आसपास में इतनी सारी पुस्तकें हैं जिसमें लेखकों ने अपनी पूरी ज़िंदगी के बारे में बताया है। उनमें से कुछ पुस्तकों में लेखक ने दैनिक जीवन के बारे में बताया है, कुछ ने पैसों को मैनेजमेंट करने के बारे में बताया है और कुछ में किसी व्यवसाय को, किसी नौकरी को कैसे करना है उसके बारे में बताया गया है। तो सभी पुस्तकों को धीरे धीरे पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे आसपास में ऐसे लोग नहीं हैं जो हमको ये सब बातें एक साथ बता सके। तो इन सब बातों को की जानकारी लेने के लिए हमको पुस्तकों का सहारा लेना चाहिए। जैसे आप पुस्तकों का सहारा लेंगे आपको धीरे धीरे बातें समझ में आते जाएंगी कि आज हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं पुस्तकों में वास्तविकता के रूप में दिखाया गया है। अगर मैं पुस्तकों की बात कहूँ तो आप किन मतलब पुस्तक ऑथर के नाम के साथ आप प्रेफर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि देखिए, ऑथर के नाम का सजेशन तो अभी देना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे को। बाकी जो पुस्तकों के नाम हैं, जो हिंदी माध्यम के लोग हैं उनके लिए मैं बता सकता हूँ, जिनमें से कुछ ज़्यादा ही अति आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। उनमें से 5 से 10 बुक के मैं नाम बता सकता हूँ जिनको आप पढ़ के धीरे धीरे करके, कम से कम आपको उन पुस्तकों को 2 से 3 बार पढ़ना है धीरे धीरे करके। ऐसा नहीं कि जैसे आपने अपने माध्यमिक और शिक्षा जो अर्जित किया है वैसा पढ़ना है। आपको इनको उनसे ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ना है। आपको इनको दैनिक दिनचर्या में लाना है। आपको इनको हर दिन पढ़ना है। आप हर दिन के जैसे क्रियाकलाप करते हैं, जो काम करते हैं, वैसे ही आपको इसके लिए 15 मिनट, आधे घंटे हर दिन में निकालना, चाहे वो सोने से पहले निकाले, चाहे उठने के बाद निकाले। तो इनमें से सेल्फ हेल्प वाली बुक्स हैं, कुछ फाइनेंशियल हैं, कुछ बिजनेस में हैं। तो आप लोग तो जानते ही हैं, इनमें से सबसे जो महत्वपूर्ण बुक है वो है रिच डैड पुअर डैड। इस बुक के बारे में मेरे ख्याल से हर किसी को लगभग पता है। इसके अलावा जो बुक्स हैं वो है कंपाउंड इफेक्ट, जो हमको बताते हैं कि हमारी जो आदतें हैं
वो कैसे छोटी छोटी आदतें, अच्छी आदतें बड़ी आदतों में बदल के कैसे हमको अच्छा रिजल्ट देती है और बुरी आदतें बड़े आदतों में बदल के बुरा रिजल्ट देती है, उन सब चीज़ों को आसान भाषा में उसमें सिखाया गया है। तीसरी जो बुक है वो है थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए। जो हिंदी में इसके शब्द हैं वो लोगों को कहीं ना कहीं विचलित कर सकते हैं, लेकिन जब आप बुक को पढ़ना शुरू करेंगे तब आपको आपके वास्तविकता के बारे में बहुत सारी चीज़ें वहाँ से समझ में आएंगी। उसके बाद है पैसों के मामले में द मिलियनेयर माइंडसेट, सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर। इस बुक में आपको बताया जाता है कि आपको पैसों के बारे में सोचना क्या है, कैसे सोचना है, उन तक कैसे पहुंचोगे, वो सब चीज़ें इसमें बताया जाएगा। उसके बाद है एटॉमिक हैबिट। इसमें आपको आपकी दिनचर्या की आदतें, पूरे महीने की आदतें, हर चीज़ आदतों को कैसे आसान तरीके से अच्छे अच्छा बनाना है और बुरे से बुरे आदतों को धीरे धीरे करके कैसे छोड़ना है जो आपको लगे ही ना। क्योंकि हमारा जो अवचेतन मस्तिष्क है उसमें कहीं ना कहीं हमारी जो दैनिक दिनचर्या है वही चीज़ें रहती है हमेशा, जो हम दिन भर में करते रहते हैं वही चीज़ें बस उसमें चलते रहती है। तो जो हम आदत उसमें डालते हैं वो आदत धीरे से हमारे दैनिक दिनचर्या में हो जाते हैं। तो इसके लिए हमेशा हमको समय देना पड़ता है। तो ये हो गई 4 बुक जो सबसे पहले हमको पढ़नी है जी। और इनके अलावा जो बाकी बुक्स हैं उन बुक्स के नाम हैं, 1 मिनट मैं बताता हूँ। आपको पैसों के बुक्स में पढ़ने हैं, जो छोटी छोटी बुक्स है उसमें पैरेलल पाइपलाइन, जो पैसों को कैसे बचत करना है और बचत करते करते कैसे उसको आगे बढ़ाना है उसके बारे में बताया गया है। एक बुक है जो आपको आपकी सोच से ऊपर पहुंचाएगा, वो है बड़ी सोच का बड़ा जादू, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है द मैजिक ऑफ बिग थिंकिंग। और लोगों से बात करने के लिए जो बुक है उसका नाम है लोक व्यवहार। इसको तो आमतौर पे बहुत सारे लोग जानते हैं, डेल कार्नेगी जो प्रसिद्ध लेखक है उनकी बुक है। उसके अलावा जो बुक है अगर किसी को बिजनेस में जाना है तो उनके लिए है 0 to 1। इसमें बताया जाता है कि कैसे बिजनेस को शुरू करना चाहिए, कैसे उसको एक मुकाम तक पहुंचाना है, कैसे जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसको कोई और खा सकता है, कोई और उसको तबाह कर सकता है, मोनोपोली कर सकता है, ये सब चीज़ों के बारे में उसमें बताया गया है। इसके अलावा जो लास्ट के 2 बुक हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, वो आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। उसमें से पहला बुक है द रिचेस्ट मैन ऑन बेबीलोन, द रिचेस्ट मैन ऑन बेबीलोन, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। उसमें बताया गया है कि एक आम इंसान कैसे धीरे धीरे अपने पैसों से एक आम इंसान से खास इंसान बना, और खास इंसान बनने के बाद उसने अपने बच्चे को कैसे परवरिश दिया, उसके बच्चे ने क्या क्या गलतियां की, गलतियां करने के बाद क्या क्या उसने सीखा और फिर वो कैसे अपने जिंदगी को संवारा। इन सब चीज़ों के बारे में बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी में बताया गया है। और जो सबसे आखिरी में बुक आता है और जो सबसे बोला जाए तो हमारे जिंदगी का ब्रह्मास्त्र है, वो है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जी। उस बुक के बारे में मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, उस बुक को आपको डायरेक्ट पढ़ना पड़ेगा। आपको पढ़ के ही आपको उसमें से जानकारी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो बुक है वो आपको सबसे आखिरी में पढ़ना है। उससे पहले ये बाकी के बुक्स को पढ़ना है, बाकी के पुस्तकों को पढ़ना है। और अगर गलती से आपको उन पुस्तकों से कुछ समझ में ना आए तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन अभी तक जितने लोगों को मैंने कंसल्टेंट किया है, जितने लोगों को मैंने बताया है, उनमें से हर किसी ने तारीफ की है, पुस्तकों के भी, सजेशंस के भी और कहीं ना कहीं मार्गदर्शन लेने के लिए भी। उसके बाद उन्होंने जो मुझसे मार्गदर्शन लिया, सब चीज़ें किया, आज उनकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं अच्छे पटरियों में दौड़ रही है। रौनक, अगर हम बात करें, आपने फाइनेंशियल प्लानिंग की, तो क्या सबसे क्रूशियल चीज़ आप हम मानेंगे कि अगर हमने इसको कर लिया तो हम अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को समझ सकते हैं एटलीस्ट? देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग करने से पहले आपको हमेशा 2 कदम पीछे आना पड़ेगा जी। जो कुछ कड़वी सच्चाइयाँ हैं उसको आपको जानना पड़ेगा, खुद के बारे में, खुद के परिवार के बारे में। आपको कुछ अपने घर में
कि नोटबुक बनाने पड़ेंगे। नोटबुक जैसे कि आपको दिनचर्या के खर्चे, जो एक महीने में पूरे खर्चे होते हैं उनके बारे में दिनचर्या में खर्चे बनाने पड़ेंगे। नो डाउट जो भी आपके खर्चे हो आपको हर चीज़ लिखनी है उसमें, आपके राशन के बारे में, आपके मोबाइल के रिचार्ज के बारे में, आपके गैस के कार्ड के बारे में, ऐसे जो भी खर्चे होते हैं आपके पेट्रोल डीजल हर चीज़ के बारे में आपने लिखा। जब आप एक महीने तक पूरा लिखते हैं उसके बाद आप जब उस एक महीने के खर्चों को फिर से वापस जाके बैठते हैं तब देखते हैं कि आपने बेवजह के खर्चे कहाँ किए। तब आपको समझ में आता है कि आपको कहाँ खर्चा नहीं करना है, वहाँ से आप पैसा बचा सकते थे। एक बात ये हो गई। दूसरी बात हो गई कि आपको पहले से पता रहना चाहिए कि आपके अगले महीने क्या क्या खर्चे होने वाले हैं। ये सब चीज़ें तभी पता चलेंगी जब आप उनको एक नोटबुक में लिखेंगे। नोटबुक में लिखेंगे कि आपको 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आपको गैस डालना है, आपको बिजली का बिल पेड करना है, रेंट के घर में है तो रेंट देना है, कार की ईएमआई है तो ईएमआई देना, डीजल है डीजल, पेट्रोल का है तो पेट्रोल लमसम ये खर्चा होना है लगभग। ऐसे करके आपको लगभग जो आपके खर्चे हैं जो दिखते हैं उनको कम से कम लिख के रखना है। और जैसे ही लिखते हैं, लिखने के बाद आपको ये देखना है कि क्या आपके खर्चे आपके इनकम से ज़्यादा है या कम है। अगर ज़्यादा है तो सोचने वाली बात है कि ज़्यादा कैसे हुए। उसको आपको या तो आपको इनकम बढ़ाने की ज़रूरत है वहाँ पे, या तो आपको खर्चे कम करने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर आपके खर्चे कम रहे और इनकम आपकी ज़्यादा रही तो उसी समय आपको अपना बचत चालू करना है और सबसे पहले कॉलम में ही बचत लिखना है, उसके बाद आपको आपके खर्चे लिखना है। क्योंकि हम कहीं ना कहीं सोचते हैं कि महीने के आखिरी तारीखों में हम अपना बचत करेंगे और ऐसा कभी होता नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो इंसानी दिमाग है वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहता है, नई नई खोजें भी करते रहता है, नई नई जगहों के बारे में सोचते रहता है। तो जैसे ही हमको दिखता है कि हमारे पास कुछ पैसे बचे हैं तो हम चाहते हैं कि हम अपने परिवार को खुश करें, परिवार को कहीं बाहर घुमाने ले जाएं, खाना खिला दे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती है जो करके हम फिर से जीरो में आ जाते हैं और ना हमारे पास बचत रहता है और ना हमारे पास आगे की प्री प्लानिंग रहती है। ये 2 चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। आपको दिनचर्या लिखना और अगले महीने के जो खर्चे हैं वो पहले से आपको तैयार रहना, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें है। और उसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है बचत करना। बचत करना जिंदगी में हमेशा आपको फायदा ही दिलाएगा, कभी वो आपको घाटे पे नहीं ले जाएगा। बचत एक ऐसी कला है जिसको आप एक बार सीख गए तो आपको जिंदगी भर काम आएगी। वो आपके नहीं, आपके परिवार में, आपके वंश में हर किसी के काम आएगी। क्योंकि हम जो सोचेंगे वो धीरे धीरे हमारे बच्चों के अंदर जाएगा, उनके बच्चों के अंदर जाएगा। तो बचत एक ऐसी स्किल है जिसको हर किसी को सीखना चाहिए। वो एक ऐसी स्किल है जिसके बारे में हर किसी को बात करनी चाहिए, सीखनी चाहिए। वहीं से ही आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत होती है। रौनक, आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि बजट अगर हमने बनाना सीख लिया तो बचत से ही आगे की फाइनेंशियल प्लानिंग को देखा जा सकता है। अगर बात करें कि अगर हमने बचत भी बनाया तो क्या उसे दूरदृष्टि रखते हुए कुछ इन्वेस्टमेंट के प्लान्स हमें रखने चाहिए या फिर कुछ और क्राइटेरिया होना चाहिए, रिजल्ट्स हमें अपने ज़्यादा हाई रखने चाहिए? व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? जी, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो हमारा जो माहौल है और हमारे जो आसपास के लोग हैं, हमारे जो दोस्त हैं, हम जहाँ जिस कंपनी में काम कर रहे हैं या हमारा जो खुद का बिजनेस है, हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उनकी नॉलेज हमको रहती है, थोड़ी बहुत ही सही रहती है, लेकिन हम इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम बचत नहीं कर पाते। जब हम बचत करना चालू करेंगे तो उसके बाद हमको सबसे पहले इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। हमको सबसे पहले ये देखना है कि हमको जीरो लॉस में कहाँ हम वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले जीरो लॉस वाले में जाना है, जहाँ हमको हाई रिटर्न ना मिले लेकिन परमानेंट हमको साइड से इनकम आते रहे, महीने के कुछ ना कुछ आते रहे। ऐसे करके उस इनकम को हमको धीरे धीरे बढ़ाते जाना है और उस इनकम को एक दिन इतना लाना है कि जो हम अपने बिजनेस से या हम अपने जॉब से, नौकरी से कमा रहे हैं उतना साइड से आते रहे। जब उस दिन हम इस मुकाम में पहुंचेंगे उस दिन हमारे पास समय ही समय बचते जाएगा कि हम कुछ और स्किल सीखें। तो जब उन स्किल्स के बारे में जाएंगे, समय में जाएंगे, तो हमको हमारे नौकरी, हमारे बिजनेस से थोड़ा समय निकालते बनेगा क्योंकि हमारे पास साइड से इनकम आते रहेगा। जब साइड से इनकम आने की बात होगी तब हमको अपने आप को बहुत सारे जगहों से
कवर करना पड़ेगा, सुरक्षा करना पड़ेगा। जिन सुरक्षा के बारे में आमतौर पर हमारे मिडिल क्लास और लो क्लास परिवारों में बात नहीं होती है, उनके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा, जिनमें से कुछ मुख्य तथ्य हैं। लोग रोटी कपड़ा मकान के बारे में बात तो कर लेते हैं, और रोटी कपड़ा मकान ज़्यादातर लोगों को मिल भी जाता है। मकान एक ऐसी चीज़ है, खुद की भी ना हो तो किराए में है। तो छत हर किसी इंसान के पास आज के समय पे है जो काम करता है। रोटी और कपड़ा आमतौर पर इंसान कमा के दोनों चीज़ व्यवस्थित अपने लिए मैनेज कर लेता है, सब चीज़ कर लेता है। लेकिन आती है इसके बाद की बारी, जो इसके बारे में लोग बात ही नहीं करते हैं। इसके बाद की जो बात आती है वो ये रहती है कि अगर घर में 5 सदस्य हैं और कमाने वाला कोई एक है, तो सबसे पहले तो कमाने वाले के हक में, कमाने वाले के लिए एक इंश्योरेंस रहना चाहिए, जिसे बोला जाता है टर्म्स इंश्योरेंस। जो टर्म्स इंश्योरेंस हमेशा उसके इसलिए रहेगा कि अगर वो कमाने वाला इंसान घर पे ना रहे, किसी कारणवश, दुर्घटनावश या मृत्यु हो गई उनकी, तो जो बाकी के सदस्य हैं घर में, उनके दैनिक दिनचर्या के खर्चे, महीने के खर्चे कैसे चलेंगे। तो जो टर्म्स इंश्योरेंस है वो कहीं ना कहीं आपको बाकी प्रीमियम, बाकी LIC, माफ कीजिएगा, बाकी जो स्कीम्स आती है उसके हिसाब से टर्म्स इंश्योरेंस आपको कहीं ज़्यादा पैसे देंगे। और जो वो पैसे देंगे वो आपको लगभग 15 से 20 साल आपको मैनेज करने के लिए समय दे देगा। इस समय पे आप बहुत कुछ काम कर सकते हैं, बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हैं साथ में। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो जो अपने हमारे घर में जो सबसे महत्वपूर्ण इंसान है उसका टर्म्स इंश्योरेंस कराना है। क्योंकि कहीं ना कहीं याद रखिएगा, अगर घर में किसी एक इंसान के लिए खाना बचा है और घर में खाने वाले 5 हैं, तो सबसे पहले उस इंसान को खिलाओ जो कमाता है। अगर वो उस इंसान को आप नहीं खिलाओगे तो वो फिर से कमा के कहाँ से लाएगा जिसमें आपको वो करेगा। अगर उस इंसान को आपने खाना खिलाया तो वो बाकी चारों के लिए भी खाना लाएगा, एक टाइम के नहीं, दोनों टाइम के लिए वो लाएगा। तो याद रखिएगा, सबसे पहले उसके लिए आपको सुरक्षा करना है और उसकी देखभाल करना है सबसे पहले। इसके बाद बात आती है जो हमारी भारतीय सुरक्षा है, उसमें जो सबसे लापरवाही हम करते हैं वो है हमारी तबीयत, हेल्थ, बीमारी। इस पे कहीं ना कहीं अवेयरनेस नहीं है। सरकारें कर तो रही है लेकिन सभी लोगों तक पहुंच नहीं पाती है वो चीज़ें हैं हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस पूरे परिवार का रहना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से आज का जनरेशन चल रहा है, आज का जो खान पान हर चीज़ चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं आप 5 साल की उम्र में भी आपकी तबीयत खराब हो सकती है, आप 50 साल की उम्र में भी आपकी तबीयत खराब हो सकती है। जिस हिसाब से चल रहे हैं, इस हिसाब से डाइट भी मेंटेन करने के बाद भी लोगों की तबीयत खराब हो रही है। और आज के समय में जिस हिसाब से तबीयत खराब हो रही है, तो बड़ी बड़ी बीमारी जो हम कभी टीवी में सुनते थे, कैंसर, थायराइड, ऐसी बीमारी आम हो गई है, आम लोगों तक पहुंच गई है। इन बीमारियों के पीछे कहीं ना कहीं पूरे घर का जो पैसा रहता है, बचत रहता है, जो आगे की प्लानिंग रहती है, यहाँ तक ऐसा नहीं बोलना चाहिए लेकिन लोगों के घर भी बिक जाते हैं। लोग रास्ते पे आ जाते हैं सिर्फ अपने घर के लोगों की सुरक्षा के लिए कि वो उस बीमारी से बाहर आ जाए। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बीमारी से भी बाहर नहीं आ पाते, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लोगों की मृत्यु भी हो जाती है और लोगों के घर बिक जाते हैं, उनके पास से उनके अपने भी चले जाते हैं और जो उनका घर था, जो उनका सब चीज़ था, वो भी चला जाता है। तो इस चीज़ का अवेयरनेस हमको खुद को करना है, और वो सब चीज़ें जब पुस्तकें पढ़ेंगे, सब चीज़ पढ़ेंगे तो आएंगी कि हेल्थ इंश्योरेंस इतनी ज़रूरी चीज़ है कि वो जब हम कराएंगे और जब किसी की तबीयत खराब होगी, हमारे घर में सब चीज़ होगी, तो उस समय पे वो चीज़ हमारी बहुत काम आएगी। नो डाउट आपके घर में किसी की तबीयत खराब ना हो, मैं खुद चाहूँगा ऊपर वाले से, भगवान से, कि किसी के घर में कभी किसी की तबीयत खराब ना हो, लेकिन हो गया तो हो गया, तो उसके लिए हमको कोई ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। कुछ पैसे जो हमको साल भर में एक बार देने हैं, वो देने से हम कहीं ना कहीं अपने आप को उन पैसों से, उन खर्चों से बचा सकते हैं जो हमको रिश्तेदारों से, व्यापारों से, व्यापारियों से, सब जगहों से हमको मांगना पड़ेगा, सब चीज़ करना पड़ेगा, व्यवस्था करना पड़ेगा। उन जगह पे हमको कहीं ना कहीं हमको सपोर्ट मिलेगा हेल्थ इंश्योरेंस से। ये बात हो जाती है, दो चीज़ें जो हमको सबसे ज़्यादा कवर करना है। इसके बाद हमको जो लास्ट चीज़ है वो ये है कि हमको इन्वेस्टमेंट भी करना है, हमको अपना काम भी करते रहना है, और हमको कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा बचत करते रहना है। वो बचत नगद के तौर पे रहेगी, वो हमारे अलमारी में रहेगी, वो अलमारी में ऐसे रहेगी कि हमको कभी इनके अलावा और कुछ इमरजेंसी पड़ती है, जैसे कि हालिया में हमने देखा कि लॉकडाउन आया,
तो लॉकडाउन में 4 महीने 5 महीने तक लोगों के पास काम नहीं थे, तो हमको कम से कम 6 महीने के, जैसे हमारे घर के खर्चे 20,000 रुपये है, तो 6 महीने के हिसाब से 1,20,000 रुपये हमको अपने पास रखने हैं। हमको अपने पास रख के उसको कभी खर्चा नहीं करना है, उसको हमेशा अपने पास रखने हैं। कभी भी हमारा जो व्यापार है या नौकरी है किसी कारणवश जाता है, तो हमारे पास 6 महीने रहेंगे जिसपे हम बिना अपने दिमाग को प्रेशर दिए हुए हम कुछ नए चीज़ें सीख सकते हैं, नए चीज़ों को सीख के आगे बढ़ सकते हैं और उन 6 महीने में अच्छे से अच्छे फिर से पोजीशन में आ सकते हैं। इतना करना है, और इतने करने के बाद जो लास्ट चीज़ है वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। इन्हीं सब चीज़ों को जब आप कर लेंगे तो आप कहीं ना कहीं फाइनेंशियल फ्रीडम में आप अग्रसर हो जाएंगे। आप एक ऐसी सीढ़ियों में पहुंच जाएंगे जहां से आपको वापस नहीं आना पड़ेगा, वहां से आप ऊपर ही जाएंगे, कभी नीचे नहीं आएंगे। वो एक जगह है, क्योंकि लोग हमेशा ये सोचते हैं कि हमको पैसा कमाना है, हमको बड़ा पैसा कमाना है। उनको ये नहीं पता रहता कि हमको कितना पैसा कमाना है। तो इतना ही पैसा कमाना है हमको, सबसे पहले ये टारगेट रहना चाहिए हर किसी का कि हम अपने आप को सबसे पहले कवर करें, अपने परिवार को कवर करें, कुछ पैसे घर में रखें। इतना पैसा कमाने के बाद आप नो डाउट कि उसके आगे आप इन्वेस्टमेंट में अच्छे से प्रोग्रेस करेंगे, आप अपने काम में अच्छे से प्रोग्रेस करेंगे, आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा, आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा रहेगा, हर चीज़ आपके अच्छे चलेंगे, आप खुशी आपके घर पे खुशियाँ रहेंगी। ऐसे करते हुए आप अच्छे से अच्छे फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये रौनक थे हमारे साथ जुड़े हुए। रौनक ने आपको इनिशियली बताया कि कैसे आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को अंजाम दे सकते हैं, छोटे छोटे बचत से की हैबिट को बनाने के लिए कुछ बुक्स के रेफरेंस भी दिए थे, आप उन बुक्स को आप रेफ़र कर सकते हैं। और सबसे पहला स्टेप यही है कि आप कैसे अपने हैबिट्स को चेंज करेंगे, और हैबिट्स अगर आपकी चेंज हो जाती है, बचत अगर आपने बना ली है, तो उसके बाद फिर फाइनेंशियल प्लानिंग से पहले आपके पास सिक्योरिटी की बात जो थी वो रखी इन्होंने कि टर्म इंश्योरेंस और जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसे कराया जाए, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोचें। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं विकास मिश्रा बिलासपुर से, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका रौनक जी। धन्यवाद।